अध्याय 9 आँखों का प्रशिक्षण। इससे पहले कि दृष्टि प्रभावों से मेमोरी को संचित किया जाए, इससे पहले कि मस्तिष्क ऐसे प्रभावों को याद रख सके, आँखों का ध्यान की दिशा में इस्तेमाल करना होगा। हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को देखते हैं जब उन पर नज़र डालते हैं, लेकिन सच्चाई में हम सिर्फ कुछ चीज़ें देखते हैं। जब बात अवचेतन मस्तिष्क के पटल पर स्पष्ट और सटीक प्रभाव डालने की हो, हम उनको देखने के बजाय उन पर नज़र डालते हैं। एक चीज़ की छवि रेटिना पर आ सकती है, भले ही हम उसे महसूस न करें। दुनिया जो चीज़ें हमारी इंद्रियों को पेश करती हैं, उन पर ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश होनी चाहिए। एक शिक्षक ने एक बड़े स्कूल के छात्रों को कहा जिन्होंने गायें देखी थी, मैं जानता हूँ कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय के कान उसके सींगों के ऊपर, नीचे, पीछे या सामने होते हैं। सिर्फ वे ही छात्र हाथ उठाएं जो उत्तर के प्रति आश्वस्त हैं, और अगर वे गलत निकले तो उन्हें चैरिटी को $1 दान में देना होगा। सिर्फ 2 हाथ उठे। उन हाथ उठाने वाले छात्रों ने गाय की तस्वीर खींची थी, और ऐसा करने के लिए उन्हें उन जानवरों पर ध्यान देना पड़ा था। 15 छात्रों ने कहा कि वे आश्वस्त थे कि उन्होंने बिल्लियों को पेड़ों पर चढ़ते और उतरते देखा था। उनके दृष्टिकोण में सहमति थी कि बिल्लियों के सिर पहले ऊपर गए। जब पूछा गया कि बिल्लियों के सिर पहले नीचे आए या उनकी पूंछ, तो अधिकतर आश्वस्त थे कि बिल्लियां उतरती थीं, हालांकि वे ऐसा कभी नहीं करती हैं। जिसने भी इस जानवर के पंजों के आकार पर ध्यान दिया हो, वह इस सवाल का जवाब बिना उसे उतरते देखे बता सकता था। किसानों के जिन लड़कों ने गायों और घोड़ों को लेटते और खड़े होते देखा, वे शायद ही निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि वे जानवर अगले या पिछले पैरों की सहायता से खड़े होते हैं, या फिर गायों और घोड़ों की इस मामले में आदत मिलती है। जंगली बेर के पेड़ के पत्ते में एक खासियत होती है जो इसे पहली बार देखने वाले नोटिस करते हैं, लेकिन एक स्कूल के सिर्फ 5% बच्चे इस चीज़ को चित्र में खींच सके। हालांकि उसकी रेखाएं कागज पर बनी हुई थी। अच्छे परिणाम पाने के लिए बोध को अपनी शक्ति ध्यान को एकाग्र करने के लिए लगानी चाहिए। इंद्रियों पर पड़ने वाली काफ़ी कम चीज़ें बोध को प्राप्त होती हैं। मस्तिष्क को स्पष्ट इंद्रिय प्रभाव पाने के लिए और उसे मेमोरी में बनाए रखने के लिए अपने ध्यान को इच्छित वस्तु पर एकाग्र करना होगा, उसे स्पष्ट देखने की कोशिश करनी होगी, और बाद में उस चीज़ की विशिष्टताओं को याद करने का अभ्यास करना होगा। यह आश्चर्यजनक है कि थोड़े अभ्यास से इंसान इसमें कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, और यह चकित करने वाला है कि इस अभ्यास में दक्षता इंसान कितनी जल्दी प्राप्त कर सकता है। फ्रांस के जादूगर होडिन ने दृष्टि प्रभावों की मेमोरी एक साधारण से प्लान को आजमाकर विकसित की थी। वह अपने अभ्यास की शुरुआत में पेरिस की दुकानों की खिड़कियों से दिखने वाली चीज़ों को चलते समय एक तेज नज़र से देखने और याद करने लगा। वह जिन जिन चीज़ों को देखता और याद रखता, उन्हें कागज़ पर लिख लेता था। शुरू में उसे खिड़की से दिखने वाली 2-3 चीज़ें याद रहती थी। फिर जब वह ज़्यादा देखने और याद रखने लगा, हर दिन वह अपने बोध और मेमोरी की शक्ति को बढ़ाता गया। फिर ऐसा समय आया जब वह खिड़की में देखने वाली हर छोटी चीज़ को सिर्फ एक नज़र डालने पर याद रख सकता था। कई लोगों को उसका यह प्लान अच्छा लगा, और उन्होंने अपने बोध की शक्ति को काफ़ी विकसित किया, और साथ ही देखी जाने वाली चीज़ों को याद रखने की तीव्र मेमोरी विकसित कर डाली। होडिन के प्रयोग को अच्छे परिणामों के साथ कई तरह से आजमाया जा सकता है। हिंदू अपने बच्चों के साथ नज़रों का खेल खेलकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इस खेल में बच्चों की आंखों के सामने कई छोटी चीज़ों को लाया जाता है जिन पर वे ध्यान से नज़रें डालते हैं। फिर उन चीज़ों को हटा लिया जाता है। फिर बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा चीज़ों को याद करके लिखने की कोशिश करते हैं। शुरू में ऐसी चीज़ें जो संख्या छोटी होती है, फिर बढ़ती जाती है और आगे चलकर काफ़ी बड़ी हो जाती है। रूडयार्ड किपलिंग अपनी महान किताब किम में एक खेल के बारे में बताते हैं कि किम एक प्रशिक्षित भारत निवासी के साथ खेलता है। लुर्गन साहिब दोनों बच्चों के सामने आभूषण और रत्नों से भरी एक ट्रे रख देते हैं। उनके सामने से ट्रे कुछ पलों बाद हटा ली जाती है। फिर प्रतियोगिता इस तरह शुरू होती है। उस कागज़ के नीचे 3 नीले रत्न हैं, एक बड़ा, एक छोटा और 3 छोटे। किम ने जल्दी में कहा, वहाँ 4 हरे रत्न हैं, जिनमें से एक में छेद है।
एक पीला रत्न है जिसके आर पार मैं देख सकता हूँ और जो पाइप की तरह है। वहाँ 2 लाल रत्न हैं और मुझे समय दीजिए। लेकिन किम अपनी शक्ति की सीमाओं तक पहुँच सका। फिर भारतीय बच्चों का मौका आया। अब मेरी गिनती सुनिए। बच्चा जोर से हंसते हुए बोला, पहले 2 दोष वाले नीलम हैं, एक में 2 रत्ती हैं और दूसरे में 4 रत्ती है। 4 रत्ती वाला नीलम किनारे से काटा हुआ है, एक तुर्किस्तान टर्क्वाइज है, काली रेखाओं वाला समतल है और 2 पर कुछ खुदा हुआ है। एक में भगवान का नाम गिल्ट में लिखा है, दूसरे में पूरी दरार है क्योंकि यह एक पुरानी अंगूठी से आया है और इसे मैं नहीं पढ़ सकता। अब हमारे पास 5 नीले रत्न हैं। 4 दोषपूर्ण पन्ने हैं, लेकिन एक में 2 जगहों पर छेद किया गया है और एक में हल्की सी खुदाई है। उनका वजन? लुर्गन साहब ने निरपेक्ष भाव से पूछा। 3, 5, 5 और 6 रत्नी मेरा सोचना है। एक पुराना हरे रंग का पाइप अंबर का टुकड़ा है और एक यूरोप से कटा हुआ टोपाज है। बर्मा की सिर्फ एक रूबी है, 2 रत्तियों की बिना किसी दोष के और एक 42 रूबी है, दोषपूर्ण है, 2 रत्ती का है। चीन का एक खुदा हुआ हाथी दांत है, एक चूहे को अंडा चूसते हुए दिखाता है और अंत में हा सोने के पत्ते में बीज जितना बड़ा क्रिस्टल का बोल है। किम अपनी हार को देखकर डर गया और इसका राज पूछता है। इसका उत्तर है, इसे कई बार करते रहो जब तक तुम पूरी तरह दक्ष न हो जाओ, क्योंकि यह करने योग्य है। कई शिक्षकों ने ऐसे ही प्लान कर काम किए हैं। छोटी चीज़ों को दिखाया गया है और छात्रों को उन्हें देखने और याद करने की शिक्षा दी जाती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया मुश्किल बना दी जाती है। एक प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर ढेर सारे बिंदु बनाते थे और उन्हें छात्रों द्वारा साधारण तरीके से गिनने के पहले मिटा देते थे। तब छात्र अपने मानसिक प्रभावों से उन्हें गिनने की कोशिश करते थे और जल्दी ही वे 10 या अधिक तक सही संख्या बोल देते थे, वह भी आराम से। वे बोलते थे कि 6 या 10 देख सकते थे, जैसा भी मामला हो, और वे ऐसा अपने आप बिना किसी मेहनत की गिनती के कर लेते थे। यह अपराधों को पहचानने के काम से संबंधित है और यूरोप के प्रसिद्ध चोरों के स्कूल में युवा चोरों को इसी तरह ट्रेनिंग दी जाती है। जहां पुराने चोरों शिक्षक का काम करते हैं हुए छोटे चोरों को सामने कई चीज़ें डालते हैं और उन्हें जल्दी से दोहराने के लिए कहते हैं। फिर एक ऊंचा कोर्स दिया जाता है जहां युवा चोरों को किसी कमरे की चीज़ों या घरों के प्लान को याद करने के लिए कहा जाता है। फिर उन्हें आगे की चोरियों के लिए ज़मीन की जासूसी हेतु भिखारियों के वेश में भेजा जाता है, जहां वे घरों, ऑफिस और स्टोरों में झांकते हैं। यह कहा जाता है कि एक नज़र में वे सारे दरवाज़ों, खिड़कियों, तालों आदि का स्थान याद कर लेते हैं। कई देशों में लड़कों के खेल होते हैं जहां छोटे बच्चों को एक नज़र डालने के बाद चीज़ों को देखने और याद करने के लिए कहा जाता है। इटली के लोगों में मोर्रो नाम का खेल होता है, जिसमें एक खिलाड़ी कई उंगलियां दिखाता है जिसके नाम अन्य खिलाड़ी द्वारा बनाते होते हैं। असफल होने पर वह हार जाता है। चीन के युवाओं में एक समान खेल प्रचलित है और जापान के लोगों ने इसे विज्ञान के रूप में विकसित कर दिया है। एक प्रशिक्षित जापानी युवक एक कमरे की सारी चीज़ों को नज़र में देख लेने के बाद उन्हें याद कर सकता है। एशिया के कई लोगों ने इस कला को विश्वास से परे स्तर तक विकसित कर दिया है, लेकिन हर एक में सिद्धांत एक ही है, ढेर सारा अभ्यास और श्रम, जो साधारण चीज़ों की छोटी संख्या से शुरू होता है, फिर और मुश्किल चीज़ों की बड़ी संख्या में बढ़ जाता है। क्योंकि यह प्रतिभा उतनी भी दुर्लभ नहीं जितनी पहली नज़र में लगती है। किसी छोटे व्यापार के एक दुकानदार को लीजिए और उसे प्रतियोगी के स्टोर में घुसने दीजिए और देखिए कि उस जगह में कुछ मिनट बिताने के बाद वह कितनी चीज़ों को याद रख पाता है। कुछ औरतों को एक नए पड़ोसी के यहाँ जाने दीजिए और देखिए कि वे घर की कितनी चीज़ों को देख और याद रख पाती हैं, जिसे वे अपने दोस्तों को आगे बताती हैं। यह पुरानी कहानी है जिसमें ध्यान दिलचस्पी के पीछे पीछे आता है और मेमोरी ध्यान के पीछे पीछे आती है। ताश का अच्छा खिलाड़ी खेल के हर एक कार्ड को देखेगा और याद रखेगा, और उसे भी जिसने खेला है। शतरंज और चेकर का खिलाड़ी खेल की पुरानी चालों को याद रखेगा और एक विशेषज्ञ उनके बारे में बाद में बताएगा। एक औरत शॉपिंग के लिए जाएगी और
उन हज़ारों चीज़ों को याद रखेगी और याद रखेगी जिन्हें आदमी कभी नहीं देखेगा या याद रखेगा। फ्रांस के जादूगर होडिन ने कहा था, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि एक औरत दूसरी औरत को किसी गाड़ी में तेज गुजरते हुए देखते समय भी उसके श्रृंगार प्रसाधनों और जूतों को अच्छी तरह याद रखेगी और उन चीज़ों के फैशन और क्वालिटी को बता सकेगी और यह भी बता देगी कि उसके फीते असली है या मशीन से बने हैं। मैंने कई औरतों को ऐसा करते देखा है। लेकिन याद रखें, क्योंकि यह ज़रूरी है, जो दिलचस्पी से आए ध्यान से किया जा सकता है उसे इच्छा से पैदा हुए ध्यान से भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काम को पूरा करने की इच्छा एक कृत्रिम दिलचस्पी पैदा करती है जो स्वाभाविक इच्छा जितनी ही प्रभावी होती है। जैसे आप प्रगति करते हैं इस काम के खेल में, आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है और आप ऊपर बताए गए अजीबोगरीब कामों को अच्छी तरह कर पाएंगे। यह ध्यान दिलचस्पी प्राकृतिक या कृत्रिम और अभ्यास का मामला है। चाहे तो डोमिनो के सेट से प्रारंभ करें, अगर आप चाहें तो, और उन सारे स्पोर्ट को याद रख सकते हैं। कोशिश करें, फिर उसकी संख्या 1 से 2 और 3 तक बढ़ाते जाएं। संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप पाएंगे कि बोध की क्षमता और नज़रों के प्रभावों की मेमोरी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। फिर आप न सिर्फ डोमिनो को याद रख पाएंगे बल्कि आप अपनी रुचि की हज़ारों चीज़ें भी याद रख सकेंगे जो पहले आपके नज़र से बच जाती थी। इसका सिद्धांत बहुत आसान है, लेकिन इसके परिणाम अभ्यास से पाए जा सकते हैं। आप में से अधिकतर लोगों की समस्या यह है कि आप नज़र डालते हैं पर देखते हैं, दृष्टि फेरते हैं पर आकलन नहीं करते। आपके आसपास की चीज़ों आपके फोकस से बाहर की है। अगर आप अपना मानसिक फोकस बदल लें इच्छा से और ध्यान से, तो आप असावधानी से देखने और आकलन करने की बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे जो आपकी सफलता में बाधा बनकर खड़ी है। आप अपनी मेमोरी को दोष देते आ रहे हैं, लेकिन दोष आपके बोध का है। आपकी मेमोरी कैसे याद रख सकती है अगर इसे स्पष्ट प्रभाव न दिए जाएं? आप अब तक इस मामले में छोटे बच्चों की तरह देख रहे हैं। अब ज़रूरत है कि आप खड़े हो जाएं और नोटिस करें, भले ही आप कितने उम्रदराज क्यों न हो। संक्षिप्त शब्दों में पूरी बात कहें तो नज़रों के सामने गुजरने वाली चीज़ों को याद करने के लिए आप अपने रेटिना से नहीं, मस्तिष्क से देखना शुरू करें। इस प्रभाव को अपने रेटिना के बाहर मस्तिष्क में जाने दें।